जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आधुनिक भारत की जो सीरीज मैंने घटना चक्र की स्टार्ट की थी उसका लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों वो पिछले वाले वीडियो में कवर हो चुका है। अब जो बचा कुचा टॉपिक है दोस्तों वो इस वीडियो के बाद एक दो वीडियो के बाद हमारा जो आधुनिक भारत का सीरीज़ है दोस्तों वो समाप्त हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों घटना चक्र में एक टॉपिक दिया गया है आधुनिक इतिहास और उससे संबंधित विविध क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए दोस्तों उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलते रहे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स नहीं थे, बल्कि कौन थे दोस्तों, तो वे थे कॉर्नवालिस। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, एलिजा एम्पे को इसका प्रथम न्यायाधीश बनाया गया था दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है दोस्तों करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी होगा। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग्स ने। अतः कथन एक असत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था। कथन 2 सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुआ था। अतः कथन 3 भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था दोस्तों, तो वह था रूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान तत्कालीन में क्या कहा जाता था दोस्तों, तो फारस के मध्य तुर्कोमनचई की संधि जो कि कब हुई थी दोस्तों, तो 1828 ईस्वी के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। इंग्लैंड में विशेषज्ञ ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थी। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंध का आधार बना। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ष दिया गया है और घटना दिया गया है दोस्तों, तो याद रखना है 80 से सबसे पहले हम देखें दोस्तों तो क्या हुआ था, तो 80-84 में क्या हुआ था दोस्तों, 1780 से 84 ईस्वी के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों। तो बी का तो 4 हो जाएगा। बी का 4 किस में है दोस्तों, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी है। अब देखते हैं दोस्तों बाकी सब ऑप्शनों को भी। तो दोस्तों ए का क्या हो जाएगा, 1875 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों। 1824 ईस्वी में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और 1838 ईस्वी में जो है दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों 1785 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखना है। 1780 से 84 के बीच में जो है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच हुआ था। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को क्या किया था दोस्तों, पराजित किया था। 1824 से 26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखना है। ब्रिटिश सेना ने बर्मा सेना को पराजित कर यानडूब की संधि कब की गई थी दोस्तों, तो 1826 ईस्वी में। ऑकलैंड 1836 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसके शासनकाल में की महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों क्या, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। कब से कब तक चला था, तो 1838 से 1842। नेक्स्ट दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो कब हुआ था दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा था 1780 से 84 के बीच में जो है दोस्तों द्वितीय
आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और यह किस संधि से समाप्त हुआ था? तो याद रखना है मंगलौर की संधि से यह समाप्त हुआ था दोस्तों। दूसरा दोस्तों द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, फिर दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो एक अगर देखा जाए दोस्तों तो एक का दूसरा एक ही में है और वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है। तो इसी से एक ऑप्शन हमारा जो है तो बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। अब बाकी सबको भी देख लेते हैं दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1750 से 1754 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1803 से 1805 ईस्वी के बीच चला था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों? तो यह चला था दोस्तों 1878 से 1880 के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है दोस्तों इलाहाबाद की संधि। तो याद रखना है दोस्तों इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। फिर है दोस्तों एकसला चैपल की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो एकला चैपल की संधि कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1748 ईस्वी में। फिर है दोस्तों ला बुर्देनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार। तो पहले यही दो ऑप्शन को देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 4 किस में है? ए का 3 ए का 4 और बी का 3 किस में? ए का 4 और बी का 3 किस में दोस्तों? तो एक ही ऑप्शन में ए का 4 और बी का 3, वो ऑप्शन है दोस्तों बी। अब ला बुर्देनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब कर लिया गया था दोस्तों? तो यह 1746 ईस्वी में कर लिया गया था। डुप्ले जो है दोस्तों पदच्युति कब हुआ था इसका? तो इसका हुआ था दोस्तों 1754 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना दोस्तों पुनः जजिया लगाया था किसने दोस्तों? तो फर्रुखसियर ने लगाया था पुनः जजिया लगाना। फिर है दोस्तों मसूलीपट्टनम पर अधिकार किया था तो फोर्ड ने। फिर है सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कब दोस्तों? तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। याद रखना है। दास्ता का अंत मैकलम ने नहीं किया था दोस्तों, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? तो डी गलत हो जाएगा। तो फर्रुखसियर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया था तथा सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा पारित किया गया था। जबकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 ईस्वी में मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी था जिन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया था, परंतु दास्ता के अंत से उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। दास्ता का अंत कब हुआ था दोस्तों? याद रखना है दास्ता का अंत किया गया था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बेरो द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों थॉमस मुनरो से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्रायः थॉमस मुनरो, मैल्कम, एलिफिस्टन तथा मैटकॉप आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है दोस्तों? तो वह कौन था? तो उड़ीसा का जो अकाल पड़ा था दोस्तों 1866 से 1867 के बीच में, उसे जो है दोस्तों सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल जो कि 1866 से 1867 ने भीषण रूप धारण किया। 1865 ईस्वी में सूखा पड़ा और 1866 ईस्वी में उड़ीसा, मद्रास और उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषणता उड़ीसा में अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी। याद रखना दोस्तों अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग तो उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे दोस्तों। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों स्ट्रेची आयोग द्वारा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों विविध में कितने अच्छे विविध में कितने अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसलिए मैंने आज जो है दोस्तों 2 चैप्टरों को स्किप करके आधुनिक भारत के इतिहास में जो विविध था दोस्तों उस चैप्टर को घटना चक्र का मैंने उठाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी स्ट्रेची आयोग। तो दोस्तों 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल के अधीन
अकाल आयोग स्थापित किया गया जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 77 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या कि एंड्रू फ्रेजर ने क्या किया था दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता में जो है दोस्तों पुलिस आयोग को गठित किया गया था। एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो है दोस्तों अकाल आयोग को गठित किया गया था। कॉलिन स्कॉट मैनक्लिफ की अध्यक्षता में दोस्तों सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। और थॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में जो है दोस्तों रेलवे आयोग का गठन किया गया था। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 2 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन ए में। तो दोस्तों याद रखना है कि एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था 1902 से 1903 में। एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था 1901 ईस्वी में। कॉलिन स्कॉट मैनक्लिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। और ये जब कार्यकाल आप देखेंगे दोस्तों तो इस किस वायसराय का कार्यकाल है दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है, याद रखना है आपको। और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में जो है दोस्तों रेलवे आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो याद रखना है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1867 से 1869 ईस्वी के बीच में चला था, बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो 1867 से 1869 ईस्वी के बीच में नहीं चला था दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था दोस्तों 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में चला था। तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है दोस्तों कब से कब तक चला था, तो 90 से 92 तक चला था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, 90 से 92 ईस्वी के बीच में चला था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह समाप्त हुआ था। फिर क्या है दोस्तों कि 1824 से 1826 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, तो द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में नहीं चला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल इसमें 2 और 3 ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1700 कब से कब तक चला था, 75 से लेकर 82 तक चला था दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी, जिस पर क्लाइव ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी। उसी प्रकार द्वैत शासन प्रणाली कंपनी महाराष्ट्र में भी स्थापित करना चाहती थी। 1782 ईस्वी में, याद रखना है दोस्तों, सालबाई की संधि हुई थी अंग्रेजों और महादी जी सिंधिया के बीच, याद रखना है, पूछा जाता है यह संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए थे। अगले लगभग 2 दशक तक शांति बनी रही दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों 90 से 92 ईस्वी तक चला था। यह युद्ध जो है दोस्तों अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। अंग्रेजों ने मराठा तथा निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडौज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान क्या हुआ दोस्तों, पराजित हुआ। मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था दोस्तों। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों, तो 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक चला था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में लड़ा गया था। यह युद्ध ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वार्थ के कारण लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यानडूब की संधि की। इस संधि के बाद अंग्रेजी अधिकार वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया तथा इनके प्रभाव में भी क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो है दोस्तों कब से कब तक चला था, तो 1848 से 49 ईस्वी के बीच में चला था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। मूलराज जो था दोस्तों, मूलराज शेर सिंह और छतर सिंह ने पंजाब को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कराने के लिए विद्रोह किया। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी था। 1845 से 56 ईस्वी में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखना है। अतः कौन सा सुमेलित है दोस्तों, तो 2 और 3 ही सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आया था दोस्तों कौन सा, तो डेमेट्रिक परफॉर्मेंस आया था
उसके बाद कौन सा आया था दोस्तों, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था याद रखना है, 1700 कब आया था दोस्तों, तो यह 78 ईस्वी में आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सॉरी 1878 ईस्वी में आया था दोस्तों, कौन सा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। फिर है दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, तो ये पहले नहीं आया था, पहले कौन सा आया था दोस्तों, तो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था। और लास्ट में आया था दोस्तों सी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि डेमेट्रिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 ईस्वी में आया था। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था दोस्तों 1878 ईस्वी में आया था। उस समय कौन थे दोस्तों वायसराय, तो लीटन थे, याद रखना है आपको। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, 1885 ईस्वी में आया था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध एक्ट कब आया था दोस्तों, तो यह आया था 1890 ईस्वी में। फिर है दोस्तों सुमेलित कीजिए, तो बाल विवाह, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और पिंडारियों का दमन। तो याद रखना है दोस्तों विधवा पुनर्विवाह के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। फिर है दोस्तों बाल विवाह है और यहाँ पर है दोस्तों ठगी प्रथा का अंत। तो ठगी प्रथा का जो अंत है दोस्तों वह कर्नल सलीमन के सहयोग से किया गया था। फिर पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। और बाल विवाह को खत्म करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, तो एमजी रनाडे को दिया जाता है। तो अगर हम देखें दोस्तों तो ए का तो 3 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा दोस्तों और डी का 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 2, 1, 4, जो कि एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है क्या, ए। तो दोस्तों पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले एमजी रनाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता तथा विधवा विवाह का निषेध आदि कृतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की थी। ठगी प्रथा का अंत जो है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। बेंटिंग ने कर्नल सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, याद रखना है। इसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित हो गए। पिंडारियों को दमन का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है, याद रखना है। वस्तुतः पिंडारियों का उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन से थे दोस्तों, तो चित्तू, बासिल, मोहम्मद और करीम खां। पिंडारियों के दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग ने 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित किए। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना की कमान सर टॉमस हिस्लॉप को दे दिया। 1817 ईस्वी में जब पिंडारी चंबल नदी के पार तक खदेड़ दिए गए तब जनवरी 1818 ईस्वी तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया था। अंततः 1824 ईस्वी तक पिंडारियों को पूरी तरह से क्या कर दिया गया दोस्तों, सफाया कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। दूसरा दोस्तों मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर जो है दोस्तों 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। यह गलत हो गया दोस्तों, 16 दिसंबर था, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर दोस्तों तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला तथा जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। तो ये तो सही लग रहा है, इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। फिर दोस्तों गदर पार्टी सरदार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। तो गदर पार्टी जो है दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित की गई थी। तो 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखते हैं राइट आंसर इसमें क्या दिया गया। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। उन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला था जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकला। मार्च 1914 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। अन्य कथन 1 और 2 सही है। तृतीय कथन का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली, अतः दिए गए कुट में से कोई भी कुट सही नहीं है। निम्नलिखित विज्ञापन है दोस्तों, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ सीज्ड reproduction cinematography. A few exhibition will be given at Watson Hotel tonight.
7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा था, तो ये किसके बारे में छापा गया था दोस्तों? तो 1896 ईस्वी में ये छापा गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जो 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया बम्बई में छपा था दोस्तों। इसी दिन बम्बई में वाटसन होटल में द मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से ल्यूमी एड़े बंधुओं यानी फ्रांस द्वारा भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है, तो यह दिया जाता है दोस्तों क्लेमेंट एटली के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास कहा था, तो यह कहा था दोस्तों अरविंद घोष ने। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों बीपीएससी के लिए, याद रखना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कहा था तो अरविंद घोष ने कहा था दोस्तों मैं काफ़ी स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है इस टॉपिक में। तो 20 जुलाई 1905 को भारत विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष लगभग 10 वर्षों तक यानी 1901 से 1910 तक विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वाले में शामिल रहे। इन्होंने एक विचार व्यक्त किया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूज लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो कि 1893 से 94 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन था दोस्तों? तो वे कौन थे? तो अरविंद घोष थे। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखना आपको। तो तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की समाजवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला द न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की क्या की थी दोस्तों? तो आलोचना की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है दोस्तों, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था 1913 ईस्वी में, याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों, कब? तो 1873 ईस्वी में। हिक्की में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था दोस्तों 1780 ईस्वी में। और सर विलियम जोन द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1784 ईस्वी में। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 2 और 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 4 2 1। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि गदर पार्टी की जो स्थापना एक मैंने गलत बता दिया दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना 1813 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है दोस्तों 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। मैंने गलती से 1873 बोल दिया, सॉरी। बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टा हिक्की ने किया था। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स। कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो यह कथन है दोस्तों एनी बेसेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखना है। तो दोस्तों मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके, यह एनी बेसेंट का कथन है। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह कहा गया था दोस्तों, ई लगा हुआ है ऑप्शन, देखिए 66 बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। तो उपयुक्त कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का, याद रखेंगे। बीपीएससी में रिपीटेड सवाल भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करके चलना है। नेक्स्ट है दोस्तों, किन 2 नेताओं ने भारत में दौड़ा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो वे कौन थे दोस्तों? तो गांधी और तिलक। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो गांधी एवं तिलक दोनों ने ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे दोस्तों। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? याद रखना है। तो प्रारंभ में वे असहयोगी नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, सही बात है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे, तो यह भी बात सही है दोस्तों। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कारण वह कांग्रेस की प्रार्थना अनुनय विनय की नीतियों से असंतुष्ट थे। लेकिन बाद में सितंबर 1926 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया और असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किया हुआ था दोस्तों, पारित हुआ था। अतः कथन एक साथ है।
गांधी जी द्वारा 4 जनवरी 1922 को चौड़ी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले ली गए। इसे नाराज होकर सी आर दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। लेकिन 16 जून 1925 को सी आर दास की मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्ता के बंटवारे और सांप्रदायिक के मुद्दे पर मतभेद के चलते पार्टी छोड़ दिया था। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की दोस्तों? तो वे कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी। तो जीवी मावलंकर जो वर्ष 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। इस संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आपकी विग इस गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। वे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखना पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया। पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर पार्टी से जुड़े हुए थे। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ए गलत है, लेकिन मतलब फर्स्ट गलत है दोस्तों और सेकंड सही है। यानी पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, यह बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वर्ष 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी दोस्तों? तो याद रखना है कब हुई थी दोस्तों इनकी मृत्यु? तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो सभी को मालूम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था दोस्तों कब? तो 7 मई 1861 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में। याद रखना है वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो विश्व भारती नाम से विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था दोस्तों? तो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 में जो है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार विजेता गीतांजलि के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की थी। उनका जन्म 1861 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। वह जनमानस में गुरुदेव के नाम से क्या थे दोस्तों? तो विख्यात थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी द ग्रेट सेंटिनल महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है दोस्तों, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, यह स्टेटमेंट गलत है। जबकि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, सही है। उनके अनेक गीतों में मराठा के बहादुरी का खंडन है, मराठों के बहादुरी का खंडन है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। उनके उपन्यास घर बाड़े में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया गया। अन्य सभी विकल्प सत्य। साथ ही स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो गए थे? तो यह कथन था दोस्तों रास बिहारी बोस का। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा। तो याद रखना दोस्तों कि जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ताशकंद में हुई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखना आपको।
किसने कहा था कि आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं है? तो यह कहा गया था किसके द्वारा दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सभी लोग जिन्ना को सोचेंगे दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों 1854 ईस्वी में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी, और यह बीबीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो सूती वस्त्रों की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में, ये नाम भी पूछा जाता है दोस्तों, की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही कावासजी डाबर द्वारा खोला गया था दोस्तों। इसका नाम क्या था? तो स्पाइनिंग एंड विनिंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं बने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? तो यह कहा गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों राजा जनता के लिए नहीं बने हैं, जनता राजा के लिए बने हैं। उक्त कथन भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी की है दोस्तों। भारत में बॉयकॉट यानी वल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था, तो यह जन्मदाता था दोस्तों बेडन पावेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। तो दोस्तों बॉय स्कॉट और सिविल गाइड आंदोलन का प्रारंभ यूनाइटेड किंगडम में उस समय हुआ जब लॉर्ड बेवन पावेल ने वर्ष 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया। 1908 ईस्वी में उसने स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। तदनुसार भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइडेड आंदोलन के जन्मदाता बेडन पावेल थे। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 में और गाइडिंग वर्ष कब हुआ था दोस्तों? तो 1911 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का गलत है दोस्तों, सहमति की आयु का सही है, और दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। यानी इसमें जो 1984 में रखमाबाई मुकदमा पर क्या केंद्रित था दोस्तों? तो सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का दादाजी भीखाजी बनाम रखमाबाई बम्बई सरकार का मुकदमा सहमति की आयु तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बम्बई हाईकोर्ट में जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। ज्ञातव्य है कि रखमाबाई के इस केस ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कब आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट? तो 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों रॉलेट एक्ट में सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को गठित किया था दोस्तों 1939 ईस्वी में, यह भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो यह सही है दोस्तों। 1981 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध किया गया था, तो यही स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत है। तो नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन निष्फल रहा। तेज बहादुर सप्रू, B.S. शास्त्री तथा M.R. जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। याद रखना 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया तथा यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, तो यह बात गलत है दोस्तों। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, तो यह भी गलत है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया, तो यह भी गलत है दोस्तों। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही नहीं है।
तो वर्ष 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों अस्थायी, तथा अस्थायी किन्हें बनाया गया था 11 दिसंबर को? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखना है। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, अतः उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है दोस्तों नेहरू के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है दोस्तों? तो यह वक्तव्य है जवाहरलाल नेहरू का। कई लोग जयप्रकाश नारायण मारेंगे दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर समाजवादी देखते जयप्रकाश नारायण को लगाएंगे टिक आउट, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उत्तम पुजारी कहा गया? तो भारत में साम्यवाद का उत्तम पुजारी जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो जवाहरलाल नेहरू के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती है। नेहरू के समाजवादी रुझान के विषय में जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंसेज के प्रचार विभाग द्वारा कम्युनिस्टिक लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक पर्चा छपवाया गया था, जिसमें नेहरू को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था। यद्यपि सरकार ने उच्चाधिकारियों ने ऐसे प्रयास न करने और साम्यवादियों के साथ तुलना न करने की सलाह दी थी दोस्तों। नेक्स्ट, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन और देशी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो वे कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राजाओं, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की भी यात्रा की थी दोस्तों, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है दोस्तों? तो फ्रैंक मोरेस जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, शराबबंदी आंदोलन 1922 जो हुआ था किसके आंदोलन में प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। शराबबंदी आंदोलन जो है दोस्तों 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अच्छा सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेड़ता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1822 ईस्वी में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही जो है दोस्तों 1922 ईस्वी में कोई कर नहीं यानी शराबबंदी आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? तो वे कौन थे दोस्तों? तो बॉयकॉट थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आयरलैंड के केसी बॉयकॉट के नाम पर ही बॉयकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बॉयकॉट ने सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विद्या का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था दोस्तों? तो MN जोशी यानी नारायण मनोहर जोशी को भेजा गया था दोस्तों यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण मनोहर जोशी को भेजा गया था, जबकि उनके सलाहकार के रूप में कौन थे दोस्तों? तो BP फाड़िया भेजे गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प ए माना है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। सही है। फिर है दोस्तों, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। तो ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही है। लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, देखना पड़ेगा दोस्तों। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाँ, कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है दोस्तों पूर्व हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय ने की थी। तो तीसरा तो गलत हो गया दोस्तों, जबकि ये और 4 सही है। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल को 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर
17 ईस्वी में किया था दोस्तों। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। अतः प्रश्न में दिया गया कथन जो है 3 गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस की मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो करजन नायवाली की हत्या कब होगा दोस्तों, तो याद रखना सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। उसके बाद करजन वायली की हत्या किया जाएगा और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1913 ईस्वी में अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो केसरी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। खुदीराम बोस को मृत्यु कब दी गई थी दोस्तों, तो 1908 ईस्वी में। कर्नल नायब करजन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में हुई थी और अल हिलाल का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है दोस्तों, तो कौन सी है, तो दांडी मार्च जो है दोस्तों कब आता है दोस्तों, तो तीसरे स्थान पर आता है। पहले पे कौन आएगा, चंपारण आंदोलन। दूसरे पे आ जाएगा दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन। और चौथे में आ जाएगा दोस्तों 1942 में कौन सा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। और दांडी मार्च कब आ जाएगा दोस्तों, तो 1930 में आएगा। तो तीसरे नंबर पे पूछा जा रहा था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, तो यह समर्थन किया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा, तो 2 तो गलत हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, क्या कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें केवल स्टेटमेंट 1 और 3 ही सही है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में ले जाया जाता था। इनकी दशा बंधुआ मजदूरों जैसी थी। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई। वर्ष 1914 में गांधी अस्मटस समझौता द्वारा इन मजदूरों पर लगने वाले 3 पाउंड का कर समाप्त हो गया। भारत आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वार्ता की और अंततः जुलाई 1917 में गिरमिटिया पद्धति प्रतिबंधित कर दी गई। इस प्रकार कथन एक सही है। गांधी जी ने दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश भर में भारतीयों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया गया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि बहुत से कांग्रेस नेताओं तथा सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार कथन 3 सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के पक्ष में न्यायोचित मानते हुए भारत के सहयोग का समर्थन दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने से भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो याद रखना है दोस्तों अरुणा आसिफ अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो अरुणा आसिफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम था दोस्तों अरुणा गांगुली था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख संगठनकर्ता थी। अरुणा आसिफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वर्ष 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वोमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई। याद रखना है दोस्तों। उन्होंने पैट्रियट नामक समाचार पत्र तथा लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 29 जुलाई 1996 को उनका क्या हो गया था दोस्तों, तो निधन हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वह बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो यह कही थी दोस्तों सरदार पटेल ने। यह रिपीटेड क्वेश्चन भी है दोस्तों, बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछता है। ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ चुका है बीपीएससी। तो यह किसका कथन है दोस्तों, तो डी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्नगत कथन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा कराए जा रहे दंगों के संदर्भ में कहा था।
नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था दोस्तों? तो किसने उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई सवाल है कि 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था दोस्तों। तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी, याद रखना है। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी ने इस मांग के पक्ष में नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है दोस्तों 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक था। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था दोस्तों 3 अप्रैल 1926 से जो है दोस्तों 18 अप्रैल 1931 एवं लॉर्ड लिलिथ गो का कार्यकाल जो था दोस्तों 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 के बीच था दोस्तों। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड लिलिथ गो का था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो आगा खां के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 दिसंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। नेक्स्ट, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो यह किया गया था दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष क्या था दोस्तों? तो याद रखना 1925 में दोनों का गठन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में क्रमशः कानपुर और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले और पाकिस्तान में दोस्तों के गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान सामान्यतः सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फके अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किससे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है दोस्तों फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दोस्तों मेहता, तेलंग और तैयबजू को जो है दोस्तों बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखना दोस्तों फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिलकर 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों। पूछा जाता है बीपीएससी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन में पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ज्ञातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो यह कहा गया था दोस्तों डॉक्टर बी एस मुंजे के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो डॉक्टर बी एस मुंजे एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता था। उन्होंने अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण वर्ष 1932 में उपयुक्त वक्तव्य जारी किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुए क्यों शामिल हुए थे दोस्तों? तो बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे दोस्तों, इसलिए ऐसा हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो त्रिपुरा की देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके फलस्वरूप त्रिपुरा की रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना है दोस्तों, बिहार के रहने वाले थे, जीरादेई के। नेक्स्ट दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे दोस्तों। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब इनकी आयु लगभग थी। तो जब इनकी आयु 70 वर्ष थी दोस्तों, तो महान चित्रकार के रूप में उभरे थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। उन्होंने कला के भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें वहीं पर समर्पित गिरजाघर है। तो यह भी बात सही है दोस्तों। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 1 और 3 ही सही है, यानी सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे, सही है। और ये वाला गलत है दोस्तों, मैंने सही लगा दिया था, सॉरी। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। उन्होंने फेबर और 4 अन्य सहयोगी के साथ जेसुइट संघ की स्थापना किया था। 1542 ईस्वी में वह गोवा आए। अप्रैल 1552 में वह चीन गए, जहां 3 दिसंबर 1552 को उनका देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बाम जीसस चर्च में रखा गया। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था दोस्तों जगत नारायण लाल को। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलजार बाग में एक रैली को संबोधित किया था। नेक्स्ट है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों पूना के आगा खा पैलेस में। राइट आंसर हो जाएगा ए। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। तो महादेव देसाई 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में रखा गया। 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को देसाई का निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खा के पैलेस में उनकी समाधि बनवाई गई। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खा महल में गांधी जी की उपस्थिति में हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित की गई दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कस्तूरबा की समाधि स्थल है दोस्तों, तो यह कहाँ पर है? तो आगा खा पैलेस पुणे परिसर में है दोस्तों कस्तूरबा गांधी की समाधि। यहीं पर है दोस्तों महादेव देसाई की भी समाधि, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो कौन थे दोस्तों? तो पटाभी सीतारामैया जो थे दोस्तों कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों डॉक्टर पटाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे, याद रखना। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे दोस्तों, ये भी सवाल पूछ सकता है। वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशिक काल में विटली आयोग का उद्देश्य था। तो विटली आयोग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, यही विटली आयोग का उद्देश्य था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो दोस्तों वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। जे.एच. विटली इसके अध्यक्ष हुए। इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशाला और बागानों में श्रम
की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिश करना था दोस्तों। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो और एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था दोस्तों? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी दोस्तों, यही इनकी आम रिश्ता था दोस्तों इन सभी के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी, याद रखना है दोस्तों। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, वे महात्मा गांधी के मित्र थे, याद रखना है दोस्तों। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज की अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हेक्सले ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांतों में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, क्या था दोस्तों? तो वह कार्यकाल था 1943। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष में बंगाल से में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे दोस्तों, काफ़ी भयावह दृश्य होगा दोस्तों वो। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता प्रस्तावित किया गया था दोस्तों नेहरू जी के द्वारा, यानी नॉन अलाइनमेंट। तो दोस्तों शीतकाल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति और निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। यह भी सवाल पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा था दोस्तों? तो कौन सा था? तो गोवा जो था दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो था दोस्तों पुर्तगाल के अधीन रहा था। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है। उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद वर्ष 1961 में उसने गोवा में फौज भेज कर क्या करा लिया था दोस्तों? तो मुक्त करा लिया था। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? तो वो कौन था दोस्तों? तो पुर्तगीज था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्न से जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा वक्तव्य के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? वे समाजवाद से प्रभावित है, सही है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित है, ये भी सही है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित है, सही है। वे जर्मनवाद से प्रभावित नहीं थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद तथा महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद के किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी दोस्तों? तो कुर्मी जो थी दोस्तों एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है दोस्तों बिहार में भूमिहार, राजपूत एवं कायस्थ, जिसे हम लोग लाला के नाम से जानते हैं दोस्तों, कायस्थ वर्चस्वशाली जातियाँ थी दोस्तों, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जातियाँ नहीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, गलत है दोस्तों, बेवल थे उस समय। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ जब बम्बई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में हुआ था, न कि लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। अतः कथन ये गलत है। 19 फरवरी 1946 को NS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर बम्बई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 25 जनवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। अतः जो कथन 2 है दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किया था दोस्तों।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है, किया था दोस्तों। बेथुन कॉलेज की स्थापना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो यह भी बात सही है दोस्तों। बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा, केशव चंद्र सेन के सती के विरोध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा प्रतिबंधित, गलत है दोस्तों। सती प्रथा को प्रतिबंधित जो किया गया था दोस्तों वह राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था, न कि केशव चंद्र। तो 3 तो गलत हो गया दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ही सही है। तो महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले। हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना 1849 ईस्वी में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने किया था, याद रखना है। 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया तथा इसका नाम बेथुन स्कूल कर दिया गया तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंध समिति का गठन किया था। कथन एक सत्य है। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, याद रखना है। इस प्रकार कथन 2 भी सत्य है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा अधिनियम को प्रतिबंधित किया था 1829 ईस्वी में, याद रखना है। अतः कथन 3 गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, दीनबंधु मित्र से ने नील दर्पण का जो लेखन हुआ था दोस्तों वह सबसे पहले हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858-59 में लिखा था। 1860 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था दोस्तों, जिसमें दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों पर खुला चित्रण किया है। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये सवाल भी पूछा जाता है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, याद रखना है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था इनका मूलशंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था दोस्तों। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे। इसके बाद 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। 1892 ईस्वी में नौरोजी फिंसबरी सीट से विजयी हुए थे। विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम न होने के कारण दादा भाई नौरोजी सही माना जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो याद रखना दोस्तों 1892 ईस्वी में की गई थी दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। मोस्ट वीवीआई सवाल है, याद रखेंगे दोस्तों। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो है दोस्तों 1892 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनका नाम है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित है, याद रखना है। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंग्स फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उनके लिए कथनों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुने। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मुक नायक शुरू की। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वे भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार लगा हुआ है। तो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री जो थे दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट की स्थापना यानी बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना अम्बेडकर ने बम्बई में 20 जुलाई 1924 को की थी। अतः कथन 3 और 4 दोनों गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दिए गए कुट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, बाल गंगाधर तिलक का निधन, विशेष अधिवेशन है दोस्तों और विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। 1920 ईस्वी में हुआ था। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट। उसका तुर्की की अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, फिर बाल गंगाधर तिलक का क्या हो जाएगा दोस्तों? निधन,
और कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होगा जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर लिया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 4 से 9 सितंबर 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तुगलक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी, याद रखना है। तुर्की को अर्पित शांति वार्ता की घोषणा 14 मई 1920 को, याद रखना। जलियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट जो है दोस्तों 25 मार्च 1920 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई हुआ था तो वो कब किया गया था दोस्तों, तो 1948 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया था और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। वर्ष 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी हित के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक विकास के दोनों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो केरल प्रांत में जो है दोस्तों सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 ईस्वी में जो है दोस्तों केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1957 में दक्षिणी राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी दोस्तों, तो EMS नंबूद्रीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार थी, सही है। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, देखना पड़ेगा। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय वाहन बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो कालानुक्रम सजाना है दोस्तों, तो कालानुक्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 3, 2, 1, 4 आएगा। तो यानी सबसे पहले आएगा दोस्तों एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, फिर भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, और उसके बाद भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से साम्यवादी दल की सरकार चुनी गई, और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो दोस्तों वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूद्रीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। वर्ष 1961 में सैन्य कार्यवाही के जरिए गोवा को भारत में अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को संघशासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और वर्ष 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बन गया दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, तो भारी उद्योग के पक्षधर थे दोस्तों नेहरू, और कुटीर उद्योग के पक्षधर थे गांधी जी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, तो डी। तो नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा तथा अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष पोषक थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो यह कहा था दोस्तों 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में। राइट आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। दे माइट किल मी बट दे कैन नॉट किल गांधीजम, इफ ट्रूथ कैन बी किल्ड गांधीजम कैन बी किल्ड। यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था, तो यह बनाया गया था दोस्तों राजगोपालाचारी के द्वारा। तो मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता श्री राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग में एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के मध्य समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, जिसे CR फॉर्मूला कहा गया है। जिन्होंने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया दोस्तों, तो अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है दोस्तों,
तो इसमें लगा हुआ है, स्टार्ट देखते हैं दोस्तों। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। मार्गरेट एलिजाबेथ कसिंस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की जो स्थापना है दोस्तों एमसी राजा द्वारा 1950 में की गई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई थी। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे द्वारा 1887 में की गई थी। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में केवल विकल्प डी सुमेलित है, जबकि तीनों विकल्प जो हैं दोस्तों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न जोड़ियों पर जोड़ियों को सुमेलित करें। गांधी जी के संबंध में, गांधी जी को यड़वदा जेल ले जाया गया। गांधी जी ने आम्र अनशन किया। फिर है दोस्तों, फिर कराची जाते समय काले झंडे दिखा। उन्होंने कहा कि पराजय मेरी उनसे अधिक है। तो गांधी जी को यड़वदा जेल कब डाला गया था दोस्तों? तो यह डाला गया था दोस्तों कब? तो यह डाला गया था शायद सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था कब दोस्तों? तो दिल्ली समझौते के अनुमोदन पे किया था। राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लिया जाए तो ए दे रहा है, ए का दूसरा, हाँ तो सही था ए, और बी का 4। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन किया था दोस्तों, सॉरी। गांधी जी को यड़वदा जेल ले जाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद रखना है। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। कराची जाते समय काला झंडा दिखाए गए थे। दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया गया। उन्होंने कहा कि पराजय मेरी इनसे अधिक है, तो ये कहा गया था दोस्तों 1939 का कांग्रेस संकट, जब सुभाष चंद्र बोस ने उनके जो उम्मीदवार थे दोस्तों पटाभी सीतारामैया को हरा दिया था, तब यह कहा गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न को सही कालक्रम में लिखिए। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन आएगा दोस्तों, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आएगा 1923 में, फिर साइमन कमीशन आएगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही कालक्रम तो यही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सॉरी, अच्छा सॉरी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, असहयोग आंदोलन आएगा दोस्तों। वो मैंने गलती से वो स्वराज पार्टी का नेहरू रिपोर्ट बना दिया। असहयोग आंदोलन आएगा दोस्तों 1920। साइमन कमीशन आएगा 1928। नेहरू रिपोर्ट भी आएगा दोस्तों कब? तो 1928 में। साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन आएगा दोस्तों 1942। मैंने स्वराज पार्टी को नेहरू रिपोर्ट बना दिया दोस्तों, सॉरी। तो उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार: असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, साइमन कमीशन 1927, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था दोस्तों साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 1928 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी दोस्तों? याद रखना है आपको, सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा हुई थी दोस्तों 1932 ईस्वी में हुई थी। चौड़ी चौड़ा की घटना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 1930 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, सॉरी 1931 में। तो चौड़ी चौड़ा की घटना 1922 ईस्वी में, दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। फिर दोस्तों फिर से आया है क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो रेलवे आयोग का गठन किसके समय में किया गया था दोस्तों? तो रेलवे आयोग का गठन किया था एंड्रूज फ्रेजर ने। अकाल आयोग का गठन किनके समय में किया था? तो एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ के सहयोग से किया गया था। और पुलिस सुधार जो किया गया था दोस्तों टॉमस रॉबर्टसन के सहयोग से किया गया था। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए का तो 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी का हो जाएगा 2, सॉरी ए का रेलवे आयोग का, सॉरी दोस्तों रेलवे आयोग का हो जाएगा दोस्तों टॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग का हो जाएगा दोस्तों एंथनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग का हो जाएगा कॉलिन स्कॉट मैनक्रिफ। और पुलिस सुधार आयोग का हो जाएगा दोस्तों एंड्रूज फ्रेजर। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 2 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों? तो सी में है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर चुनिए। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले साइमन कमीशन आया था 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन को गठित किया गया था और 3 फरवरी जो है दोस्तों 1928 को बम्बई पहुंचा था। उसके बाद कौन सा हुआ था दोस्तों? उसके बाद दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हुआ था, 6 मार्च को स्टार्ट हुआ था 1930 ईस्वी को। फिर पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों 1931 ईस्वी में। और लास्ट में हुआ था दोस्तों 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2, 1, 4, 3।
नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, फिर सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों कौन सा? सांप्रदायिक दांडी सबसे पहले हुआ था दोस्तों दांडी यात्रा। उसके बाद कौन सा होगा दोस्तों? दांडी यात्रा के बाद होगा कौन सा? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। उसके बाद कौन सा होगा दोस्तों? तो सांप्रदायिक घोषणा। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? पूना समझौता। तो 1-4 किस में है दोस्तों? तो 1-4-3-2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है दोस्तों 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। याद रखना 5 मार्च 1931 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जबकि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुने। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस। तो मुस्लिम लीग का कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था दोस्तों, और उसके बाद मुस्लिम लीग का कार्रवाई हो जाएगा। उसके बाद अंतरिम सरकार का 1945। बी के बाद तो सी होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में हमको लग रहा है। हाँ, बी के बाद सी एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और ऑप्शन है बी। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना किया गया था। उसके बाद कौन आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन पहुंचा था भारत 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा 16 शायद दिसंबर को 16 दिसंबर 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, और लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। 16 अगस्त था दोस्तों, 16 दिसंबर नहीं। तो अंतरिम सरकार का जो गठन है 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों? 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करने के लिए शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा 14 जुलाई 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। साइमन कमीशन, खुदाई खिदमतगार, साइमन कमीशन, सूरत विभाजन, खुदाई खिदमतगार, सूरत विभाजन। फिर है दोस्तों सूरत विभाजन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डी आंसर सही है दोस्तों। सूरत विभाजन और साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से खुदाई खिदमतगार जुड़े हुए हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों सूरत विभाजन कब? तो याद रखना 1907 में, साइमन कमीशन 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चलाया गया था, अतः विकल्प डी सही है। फिर दोस्तों सूची 1 में दल है और सूची 2 में संस्थापक हैं। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, खाकसार पार्टी है, खुदाई खिदमतगार है, कृषक प्रजा पार्टी है। तो खुदाई खिदमतगार के बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सी का तो हो जाएगा दोस्तों 1, सी का 1 2 में है दोस्तों। और आज़ाद मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कृषक प्रजा पार्टी। तो कृषक प्रजा पार्टी के बारे में नहीं मालूम है दोस्तों, देख लिया जाए इसका आंसर। तो आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दल था दोस्तों, संस्थापक कौन थे? तो अल्लाह बख्श थे। खाकसार पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अल लामा मशरिकी थे। खुदाई खिदमतगार के खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और कृषक प्रजा पार्टी के कौन थे दोस्तों? तो फजहुल हक थे। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह है दोस्तों। फिर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह तो हो गया महात्मा गांधी। बारदौली सत्याग्रह हो गया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर कूका आंदोलन है दोस्तों बाबा राम सिंह, और लाल कुर्ती है दोस्तों गफ्फार का। ए का हो गया 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया दोस्तों 2, और डी का हो गया 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 1 2 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए में। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा, इसमें जो है दोस्तों स्टार लगा हुआ है। दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित है। सभी संगठनों के सामने उनके संबंध व्यक्तियों का उल्लेख है। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे एवं केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी, याद रखना है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी।
SS एनजी रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं नंबूदरी पाद जैसे नेता भी जुड़े थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एमएन रॉय थे। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अतः सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल उत्तर का चयन करना संभव नहीं है। खिलाफत आंदोलन है, होम रूल लीग है, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो अली बंधु जुड़े हुए हैं। होम रूल लीग से बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए हैं। फिर है दोस्तों कौन सा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं? और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को देखा जाए तो ए का तो दूसरा हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का 1, इसमें भी स्टार लगा हुआ है दोस्तों। देखा जाए तो अली बंधु खिलाफत आंदोलन से, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से एवं खान बंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। परंतु बी आर अम्बेडकर न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और न ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, न ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। याद रखना दोस्तों, अतः कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है दोस्तों, 1928 में हुआ था, गठित किया गया था नेहरू रिपोर्ट को। एम के गांधी जो है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से 1917 में। एससी जो बोस है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना जो है दोस्तों खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसद मोहानी था तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुक्त अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी के भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था होम रूल लीग। फिर सरोजनी नायडू धड़सना रेड से संबंधित है और रूना आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही थे। नहीं दोस्तों, विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, CR दोस्त को देशबंधु कहा जाता है, सही बात है। विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस के सभापति थे, गलत है दोस्तों। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में, इंडिया हाउस के पेरिस में नहीं दोस्तों, बल्कि कहाँ पर? तो लंदन में, याद रखना है। राइट आंसर पूछा जाता तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया। चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक वकील तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, जबकि विलियम एडवर्ड कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 89 में वह 1910 में चुने गए थे दोस्तों। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, आंदोलन आदि और व्यक्ति जो जाने जाते हैं। होम रूल लीग के लिए कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो सभी को मालूम होगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। बारदौली सत्याग्रह के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन के लिए कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो MK गांधी। और स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए CR दास जाने जाते हैं। ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया दोस्तों 1 और डी का हो गया 2। 4, 1, 4, 3, 1, 2। तो 4, 3, 1, 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेल कीजिए महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी किससे संबंधित थे दोस्तों? दांडी मार्च से। जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित थे, जो कि कब हुआ था दोस्तों? 1929 ईस्वी में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार का लाल कुर्ती अभियान से और वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से। ए का हो गया 1, बी का हो गया दोस्तों 4, सी का हो गया दोस्तों 2 और डी का हो गया सी का क्या हो गया दोस्तों? तो सी का हो गया 2 और डी का क्या हो गया दोस्तों? 3। 1, 4, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न का सही क्रम बताएं। रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 ईस्वी में आया था। सूरत की फूट 1907 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ACBD बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन की सही निम्नलिखित घटनाओं का
निम्नलिखित घटना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और दांडी मार्च 1930 में हुआ था दोस्तों। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 4 3 जिसमें होगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सही तिथि क्रम से नीचे दिए गए कोड में चुनिए। रॉलेट एक्ट है दोस्तों, साइमन कमीशन है, होम रूल लीग है, गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1916 में होम रूल लीग, याद रखना। उसके बाद आया था कौन सा दोस्तों, रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, साइमन कमीशन 1927 में, और लास्ट में हुआ था दोस्तों गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों CABD हो जाएगा दोस्तों। तो CABD एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है, तो डी में है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जो है लॉर्ड कर्जन के जन्म में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है ये दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, तो यह गलत है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो दो तो एकदम परफेक्ट है, 1 और 2 तो परफेक्ट है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है, 1 2 4 परफेक्ट है। 1 2 और 4 परफेक्ट है दोस्तों, जबकि 3 गलत है, क्योंकि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, न कि CR दास ने। तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय कौन थे दोस्तों, आसफ अली देखते थे। वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित महिला शासकों का और उनके राज्य राजधानियों का सुमेलित कीजिए। रानी दुर्गावती है दोस्तों, महारानी अहिल्याबाई है, महारानी लक्ष्मीबाई है। तो महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की है दोस्तों, झांसी की है। अहिल्याबाई कहाँ की है दोस्तों, अच्छा बेगम रजिया सुल्तान है, तो ये तो दिल्ली की हो गई। महारानी अहिल्याबाई कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, तो होलकर की हो जाएगी। और दुर्गावती गढ़ा मंडल की हो जाएगी दोस्तों। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो सी का फर्स्ट किस में है, तो सी का फर्स्ट एक ही में है दोस्तों, और ए का तीसरा। तो ए का तो तीसरा हो जाएगा गढ़ा मंडल, और सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और ऑप्शन कौन सा है, तो ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, द्वैत शासन का प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम और बंग भंग। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट अधिनियम, और द्वैत शासन हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी का अधिनियम जो आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बंग भंग 1905 में, लखनऊ समझौता 1916 में, रॉलेट एक्ट अधिनियम मार्च 1916 में, द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले क्या हुआ था, याद करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद हुआ था कौन सा, तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद उससे पहले हुआ था दोस्तों खिलाफत आंदोलन, और बाद में हुआ था कौन सा दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका उससे पहले हुआ था दोस्तों उससे पहले हुआ था दोस्तों खिलाफत आंदोलन से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और उसके बाद हुआ था दोस्तों खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों कब, तो 27 अक्टूबर 1919 को। बाकी सब तो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन है, लखनऊ समझौता है, और पार्लियामेंट्री सुधार है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। पार्लियामेंट्री आया था दोस्तों कब, तो 1909 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों यह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर 3 हो जाएगा 1 4 3। 1 4 3 है ही नहीं इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, पार्लियामेंट्री 1909, लखनऊ समझौता 1916। जबकि दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही
कालक्रमानुसार चयन कीजिए। खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और इसमें भी स्टार लगा हुआ है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले हुआ था कौन सा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, तो 26 से 30 दिसंबर को हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों, तो 6 अप्रैल, यहाँ पर याद रखना है 6 अप्रैल 1919 को सबसे पहले हुआ था दोस्तों रॉलेट एक्ट। उसके बाद इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद हुआ था दोस्तों खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद हुआ था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। बाल गंगाधर तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन। तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे पहले क्या होगा, तो रॉलेट एक्ट पास होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में नरसंहार होगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होगा, और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता। तो याद रखना है दोस्तों, दांडी यात्रा कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, तो होगा दोस्तों गांधी इरविन समझौता होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों सांप्रदायिक निर्णय, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों पूना समझौता लास्ट में। तो पहले हो जाएगा 1432 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्रिप्स मिशन तो है दोस्तों सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले आएगा कौन सा दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद आएगा दोस्तों कौन सा, तो गांधी इरविन समझौता। उसके बाद पूना पैक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4213, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। तो सबसे पहले सब लाइन सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुए। चौड़ी चौड़ा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले होगा दोस्तों कौन सा, चंपारण सत्याग्रह होगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट, इसके विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और लास्ट में हो जाएगा चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4321 जिसमें होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। रॉलेट एक्ट अधिनियम, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखना है दोस्तों, रॉलेट एक्ट अधिनियम कब सबसे पहले आया था, ठीक है दोस्तों, तो ये एक तो हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आया था दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था। रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और लास्ट में आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट गिरी शासन यानी होम रूल लीग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले होगा दोस्तों कौन सा, होम रूल लीग आएगा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917, रॉलेट एक्ट आएगा दोस्तों उसके बाद 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड लास्ट में आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3124 किस में है दोस्तों, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का काला अनुक्रमिक चयन करें। नौजवान भारत सभा का गठन, स्वराजिस्ट दल का गठन, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग त्रासदी। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग, फिर नौजवान फिर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो स्वराजिस्ट पार्टी का दल का गठन 1923 ईस्वी में, फिर हो जाएगा दोस्तों नौजवान सभा का गठन हो जाएगा 1925 ईस्वी में, लास्ट में हो जाएगा दोस्तों दांडी मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से तो स्टार्ट होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी।
नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1926 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम सही है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन सही है। लाला लाजपत राय जो है दोस्तों लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय सही है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज से नहीं जुड़े हुए थे दोस्तों, बल्कि कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो 1906 में हुआ था ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1883 में क्या हुआ था दोस्तों? हाँ, व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। 32 में, ये तो याद रखना है आपको। और फिर है दोस्तों, तो ये इसी दोनों को मैच कराते हैं, तो 1906 यानी बी का तो 3 होगा। बी का 3 किस में है? बी का 3 दो में है दोस्तों, और डी का 1 एक ही में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ए का 1883 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, याद रखना है। तो ए का 4, बी का 3, सी का नहीं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 1883 ईस्वी में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस प्रथम सम्मेलन के बाद 1884 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का व्यापक दौरा किया। दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। अगस्त 1916 में 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो जो सुधार है दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित था। साइमन कमीशन जो है दोस्तों इसमें देशव्यापी आंदोलन हुआ था। चौड़ी चौड़ा जो घटना हुई थी दोस्तों इसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और डांडी जो मार्च निकाला गया था दोस्तों वह नमक का अवैध निर्माण करने से संबंधित था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा दोस्तों 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चूँकि दोस्तों ये जो हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक में करीब 246 क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आज मैं इस टॉपिक को पूरा कवर नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज मैं जो है दोस्तों 135 क्वेश्चन तक कराकर छोड़ रहा हूं। कल के वीडियो में मैं जो है दोस्तों जो भी रेस्ट क्वेश्चन बचे होंगे उसको मैं कल के वीडियो में अपलोड करके ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।